नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पनामा पेपर लीक्स मामले में दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची ऐश्वर्या राय से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। देर शाम अंधेरा होने के बाद वो ईडी के दफ्तर से काला चश्मा पहनकर निकली। सेलिब्रिटीज रात को काला चश्मा तब लगाते हैं जब देर रात ज्यादा नशा करके पार्टी से निकलते हैं, या फिर बिना मेकअप के निकलते हैं, या फिर आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं और मीडिया से नजर बचाकर निकलना चाहते हैं। अब ऐश्वर्या राय पार्टी में तो गई नहीं थी, पूरे मेकअप में भी आई थी। बाहर पूरा मीडिया था, जिससे बचना ऐश्वर्या के लिए नामुमकिन था। तो रात को काला चश्मा लगाकर निकलने की वजह क्या थी? वजह थी वो सवाल जिनके जवाब ना दे पाने के कारण ऐश्वर्या के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो पनामा पेपर लीक्स के मामले में खुद को बुरी तरह घिरता देख रही थी। ये वही सवाल थे जिनसे बचने के लिए बच्चन परिवार की बहू ईडी के अक्टूबर और नवंबर में भेजे गए 2 समन के बाद भी पेश नहीं हो रही थी, लेकिन तीसरी बार उन्हें पेश होना ही पड़ा। सवाल थे पनामा पेपर लीक्स में उनकी मई 2005 में बनाई गई ऑफशोर कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के कंपनी के एमिक पार्टनर्स लिमिटेड से जुड़े हुए, जिसे लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन की मीडिया एडवाइजर अर्चना सदानंद ने कहा था कि आईसीआईजे यानी पनामा पेपर लीक मामले का खुलासा करने वाली जर्नलिस्टों के समूह आखिर ये है क्या, इनकी वैधता क्या है, इनकी जानकारी की प्रामाणिकता क्या है। साथ ही ये भी कहा था कि जो भी जानकारी दी गई है वो झूठी और गलत है। अब जब ऐश्वर्या राय ने यही बात ईडी के सामने कही तो ईडी ने वो सवाल पूछे जिनके जवाब ऐश्वर्या राय के पास थे ही नहीं। सबसे पहले तो ईडी ने उन्हें साफ समझाया कि जिन 2016 के पनामा पेपर्स को आप फर्जी और झूठा बता रही हैं, हमने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी से उनकी प्रामाणिकता जांची है और वो सही है। पनामा पेपर लीक्स में ऐश्वर्या राय जिस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी के एमिक पार्टनर्स की डायरेक्टर और बाद में शेयर होल्डर बताई गई हैं, उससे उन्होंने कोई वास्ता होने से ही मना कर दिया। जब ईडी ने उनके सामने वो दस्तावेज रख दिए जिसमें जून 2005 में वो अपने परिवार के साथ दुबई में इसी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी की एमिक पार्टनर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हुई थी, उनकी उस विदेश यात्रा का पूरा ब्यौरा ईडी के पास था, जिस पर ऐश्वर्या चुप हो गई और ये बता ही नहीं पाई कि वो वहां क्यों गई थी। जब ईडी ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उनके पिता कृष्णराज राय जब इस दुनिया में नहीं है, वो ही उस समय उनके फाइनेंशियल मैटर हैंडल करते थे। यानी उन्होंने सारा ठीकरा अपने स्वर्गीय पिताजी पर फोड़ दिया। लेकिन ईडी ने उनके सामने उस बोर्ड मीटिंग के बाद साइन किए गए मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी उस मीटिंग में जो भी तय हुआ था उसके दस्तावेज सामने रख दिए, जिस पर खुद ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साइन थे। इसमें यह भी लिखा था कि एबीएन एम्रो बैंक की दुबई ब्रांच उनकी इस ऑफशोर कंपनी की इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट की गई है। जून 2005 में ही ऐश्वर्या राय को एमिक बोर्ड ने डायरेक्टर से हटाकर अचानक शेयर होल्डर बना दिया था। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब भी ऐश्वर्या के पास नहीं था। कंपनी को $50,000 से शुरू किया गया था। ऐश्वर्या, उनकी मां, उनके पिता और उनके भाई इसके शेयर होल्डर्स थे। इस कंपनी से जुड़े कागज पनामा की लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका ने बनाए थे, जो इस तरह की ऑफशोर कंपनीज बनाने का काम करती हैं। वो कंपनीज जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, लेकिन असल में उसका कोई वजूद होता ही नहीं है। मोज़ेक फोंसेका के सारे रिकॉर्ड्स पनामा पेपर लीक्स में सामने आए थे, जिसमें बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या से लेकर ससुर अमिताभ बच्चन और पति अभिषेक बच्चन का नाम भी शामिल है। इनकी कंपनियां हालांकि अलग अलग हैं, यानी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन अलग कंपनियों से जुड़े हैं, इसलिए इन लोगों से पूछताछ भी अलग अलग होना है। इन पेपर्स के अनुसार ऐश्वर्या राय और राय परिवार 3 साल तक एमिक पार्टनर्स का हिस्सा बने रहे थे। ऐश्वर्या राय से जब ईडी ने पूछा कि 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी के बाद कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई और 2008 में $50,000 में शुरू की गई कंपनी सिर्फ $1,500 में क्यों बेच दी गई, इसका जवाब भी ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं दे पाई।
इसके अलावा ऐश्वर्या राय से उनके पति अभिषेक बच्चन के एक विदेशी बैंक खाते में बड़ा अमाउंट जमा कराने को लेकर भी पूछताछ की गई, जिसके बारे में भी ऐश्वर्या ने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। और यही वजह थी कि जब वो पूछताछ के बाद बाहर निकली तो घबराहट को छुपाने के लिए काले चश्मे का सहारा ले रही थी। ऐश्वर्या राय का बयान फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें अगर टैक्स चोरी के आरोप साबित हो जाते हैं तो 120% का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये पूरा मामला 2016 में वॉशिंगटन में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के पनामा की कानूनी फर्म मोज़ेक फोंसेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा पेपर्स नाम से जाना जाता है। इसमें दुनिया के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए थे और इन्हीं में ये बच्चन परिवार भी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने देश से बाहर की कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था और इस खुलासे में टैक्स चोरी के मामलों को सामने लाया गया है। इसमें करीब 500 भारतीयों के नाम थे, जिनमें बच्चन परिवार भी है। ईडी इसकी जांच काफी लंबे समय से कर रही है और सारे सबूतों की जांच करने के बाद ही अब उसने ये कार्रवाई करना शुरू की है और ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ इसी का एक हिस्सा है। लेकिन जब ऐश्वर्या से ईडी दिल्ली में पूछताछ कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनकी सासू मां जया बच्चन दिल्ली में ही संसद भवन में तमाशा कर रही थी। वो इस जांच को राजनीतिक रंग देकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी। वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और यूपी में चुनाव भी हैं। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि चुनावों के चलते उनकी बहू पर ईडी शिकंजा कस रही है। लेकिन इस जांच का चुनावों से कोई लेना देना है ही नहीं। पहली बात तो ये कि जया बच्चन कोई चुनाव लड़कर तो आई नहीं है, वो राज्यसभा की सदस्य हैं और जैसा उनका व्यवहार पब्लिक में दिखाई देता है, उनका जनाधार होना भी मुश्किल ही है। उनकी छवि एक बदतमीज, अहंकारी और बदमिजाज महिला की बन चुकी है, जिसकी जिम्मेदार वो खुद ही है। उनके जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या इमेज है। दूसरा, उनके प्रचार करने या ना करने से भी समाजवादी पार्टी के वोटों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो भीड़ जुटाने की भी हैसियत नहीं रखती। भीड़ अगर जुट भी जाए तो कोई भरोसा नहीं कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटरों को ही फोटो खींचने या बात करने पर झाड़ दें। तो उनको पब्लिक के सामने पेश करना समाजवादी पार्टी के लिए खतरों से खेलने की तरह ही है। फिर अभी तो बहू ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई है। पनामा पेपर लीक्स में तो पति अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन के नाम भी हैं, वो भी अलग अलग कंपनियों को लेकर। अमिताभ बच्चन का नाम तो 4 कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर सामने आया है, तो उनसे भी तो पूछताछ होगी। तब जया बच्चन क्या करेंगी? क्या इस कानूनी कार्रवाई में इसी तरह अड़चन डालेंगी? बहू से पूछताछ हुई थी तब कल सभापति को डांट रही थी, अब जब पति और बेटे से पूछताछ होगी तो क्या पूरे संसद भवन को हिला देंगी? लेकिन मामला तो कानूनी है और कानून के मुताबिक ही चलेगा। अगर बच्चन परिवार ने कुछ गलत नहीं किया है तो कानून पर भरोसा रखें, और अगर गड़बड़ की है तो जया बच्चन संसद में चिल्लाएं या फिर सड़क पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल तो बच्चन परिवार को ईडी से ज्यादा गुड्डी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनकी तुनक मिजाजी को सोशल मीडिया पर लोग अब मानसिक बीमारी तक कहने लगे हैं। बेहतर होगा कि दुनिया को तमीज सिखाने की कोशिश करने वाली जया बच्चन पहले खुद मर्यादा और तमीज के दायरे में रहना सीख लें, क्योंकि पनामा पेपर लीक्स का मामला तो कानून के दायरे में ही होगा और बच्चन परिवार हो या फिर कोई भी आम भारतीय परिवार, लॉ ऑफ लैंड का पालन सबको करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ के बाद ईडी का क्या कदम होगा। तो पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी कुछ दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं, जिनकी पड़ताल ईडी को अब करनी है। इसके बाद ऐश्वर्या के दिए गए दस्तावेज, उनके दर्ज कराए गए बयान और ईडी के पास मौजूद सबूतों की जांच की जाएगी। ऐश्वर्या से उनके पति अभिषेक के विदेशी निवेशों को लेकर भी पूछताछ की गई है, तो इस आधार पर अभिषेक बच्चन को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। अगर इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ फेमा के उल्लंघन का मामला साबित होगा तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके तहत ऐश्वर्या राय की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए ये मामला अगर इस तरह से देखा जाए, पनामा पेपर लीक्स के बाद सामने आया है, तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इन 500 नाम है और शुरुआत बड़े नामों से ही की जा रही है। तो बच्चन परिवार से शुरुआत हुई है और देखना यह है कि आगे ये मामला कहां तक जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।